यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद की जानब से खुशामदीद। नाजरीन, आज हमारा मौजू गुफ्तगू है बरतानिया के जनरल इलेक्शन 2024 का एक तकाबली जायजा, कंपैरेटिवली एनालिसिस ऑफ द UK जनरल इलेक्शन 2024। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं कंजर्वेटिव पार्टी की मरकजी मेंबर डॉक्टर नुशाबा खिलची साहबा, जो पेशे के हिसाब से नरियोलॉजिस्ट हैं। वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सियासतदान भी हैं। 2019 के जनरल इलेक्शन में वो कंजर्वेटिव पार्टी की मेंबर भी थीं, मगर वो जीत ना सकी। उनके साथ साथ हमारे साथ जोन बास्को साहब हैं, जो बैनुल अक़वामी तबसा निगार हैं। वो गेट अवे गज़ट टीवी चैनल के सीनियर एंकर भी हैं और बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे तबसा निगार और एज ए एंकर भी आते हैं। आज वो ओवरऑल जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उस पर वो तबसरा भी करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट से बात करूं, तो आपको बताता चलूं कि साबका वजीर आजम ऋषि सुनक 28 जून 2025 को जनरल इलेक्शन करवाने के पाबंद थे, मगर 4 मई 2024 के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कंजर्वेटिव के हक में चूंकि नहीं गए और कुछ टोरी के अंदरूनी खलफशार और कुछ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, और फिर मुबसरीन ने ये बात वाज़िया भी की कि क़दामत पसंद बरसरे इक़्तिदार आइंदा अपना इक़्तिदार कायम ना रख सकेगी। और फिर इसी सूरत हाल को देखते हुए 22 मई 2024 को वजीर आजम ऋषि अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की गरज से कबल अज वक्त 22 जुलाई को इलेक्शन करवाने का ऐलान किया, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। लेबर पार्टी ने 410 नशिस्तें जीती और यूं वो बरसरे इक़्तिदार आई, और कंजर्वेटिव पार्टी 121 नशिस्तें लेकर अपोजिशन में चलेगी। इसकी वजूहात क्या है, आइए जानते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर नुशाबा साहबा आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सारा एक तकरीबन 14 साल कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत थी, और 10 साल, पिछले 10 साल में 5 वजीर आजम भी चेंज हुए। कुछ बहुत सारी वजूहात है, आप बताइएगा कि ये आपका 2024 का रिजल्ट है वो उसके हक में क्यों नहीं आ सका, क्योंकि बड़ी बेहतर कारकर्दगी थी, लेकिन ये वजूहात क्या हुई कि इस तरह का रिजल्ट आया। और कुछ ये भी बताता चलूं कि कुछ उसके अपने जो वोट थे वो रिफॉर्म पार्टी को क्यों चले गए। जी डॉक्टर निशाबा साहबा। सबसे पहले मिस्टर सैमसन जैद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू डू दिस प्रोग्राम विद यू। जाहिर बात है कि कंजर्वेटिव्स का हारना बहुत जिसे कहते हैं हमारे लिए गमगीन है, क्योंकि हम इतना नहीं सोच रहे थे कि हम इतनी सीटें लूज़ करेंगे। हमने एक्चुअली टोटल लूज़ की हैं 251, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। ठीक है, क्योंकि हमारा पहले 2019 में हमने 368 सीटें जीती थी। तो इसकी बहुत सी वजह हैं। ज़ाहिर बात है, एक तो ये होता है कि 14 साल से हम हुकूमत में थे, तो लोग जो हैं वो टायर्ड भी हो जाते हैं कि एक ही गवर्नमेंट को देख के हमारी पॉलिसी सिमिलर ही होती हैं। बहुत कम चीज़ें होती हैं जिसमें हम चेंज करते हैं। तो एक तो जैसे कहते हैं ना कि इलेक्शन फटीक भी थी कि हमने इतने देर से हुकूमत की है 2010 से। लेकिन आपको याद है कि 2015 में जब डेविड कैमरन आए थे, वो उनका एक मैनिफेस्टो था कि वो रेफरेंडम करवाएंगे, और आपने देखा है कि 2015 में जब ये बात शुरू हुई है तो ये ब्रेक्सिट की तरफ, तो ये काफ़ी ज़रूरी थी क्योंकि ये मैनिफेस्टो में थी। और जब से 26 से ये ब्रेक्सिट की इलेक्शन हुई है, कब से आपने देखा कि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। उस वक़्त जब डेविड कैमरन सोच रहे थे कि हम यूरोपियन यूनियन में रहेंगे, वो नहीं रह सके, तो फिर वो नहीं समझ सके कि वो इस चीज़ को आगे परस्यू कर सकते हैं क्योंकि वो रिमेनर थे।
इसी वजह से फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ और उस वक्त ट्रीजा मे आई। फिर ट्रीजा मे ने 3 साल बड़ी कोशिश की ये ब्रेक्सिट डील को फिनिश करने के लिए, वो भी नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर बोरिस जॉनसन आए। और फिर बोरिस जॉनसन, आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी जिसमें कोविड ने बड़ा हाथ दिया, और उसकी वजह से बोरिस को उनके मेंबर्स ने नहीं बल्कि उनके एमपीज़ ने खुद कहा कि वो उनको जाना चाहिए, तो उन्होंने रिज़ाइन किया। फिर लिज ट्रस आई और आपने देखा कि उस वक्त क्या हुआ, और उसके बाद फिर ऋषि आए। तो जाहिर बात है कि इन 10 सालों में, या बल्कि कह सकते हैं कि 8 सालों में, there were change of 5 prime ministers, which is quite unusual. लेकिन फिर भी एट सब्सिक्वेंट इलेक्शंस, जब भी हमने इलेक्शन किए 2015 में, 2017 में थोड़ा सा जैसे कहते हैं स्नैप इलेक्शन की वजह से हमने थोड़ी सी सीट लूज़ की थी, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट में थे। लेकिन उसके बाद 2019 में हमने बोरिस ने आके काफ़ी सीट्स गिनवाई हैं। तो अब जाहिर बात है कि अभी भी लोग कहते हैं कि ब्रेक्सिट सही नहीं है, कोविड ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। आप जानते हैं कि कोविड ऐसा टाइम था जो दुनिया के लिए, ये नहीं कि सिर्फ यूके के लिए, कि हम उस चीज़ को जानते नहीं थे कि आगे क्या होना है। तो काफ़ी मुश्किलात आई हैं और उसको रिकवर करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। और मेरे ख्याल में कि अब लोग जो हैं उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप रिज़ल्ट मांगते हैं कि इंस्टेंट रिज़ल्ट हो। तो कोविड से निकलने के लिए भी आपको, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला अपने आप को रिकवर करने के लिए, तो इसलिए इस इलेक्शन में बहुत से के फैसेट्स थे जिसकी वजह से हमने लूज़ किया। और आपने देखा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे कंजर्वेटिव पार्टी में जहाँ पे 1 या 2 होते थे, जिस तरह आप कह सकते हैं कि 2019 से पहले यूरोपियन रिफॉर्म ग्रुप था, वन नेशन टोरी ग्रुप था। ब्रेक्सिट के बाद हमारे 5 ग्रुप थे, इसलिए हमारी पार्टी के अंदर बहुत सी डिविजन्स आ गई थी। और अब सबको इकट्ठा लेके जाना, कोई आपको एक वाकई कोई स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो जितनी भी फैक्शन उनको पैसिफाई कर सके। इसलिए मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग चेंज मांगना चाहते थे। डॉक्टर साहब, एक हमेशा ऐसा होता है कि नियरेस्ट इलेक्शन ऐसे प्रोपेगेंडा आते हैं सामने, जिस तरह रिवांडा का जो बड़ा ऐसा इशू आया, एक ये आया बड़ा, जो मुबसरिन कहते हैं या समझते हैं कि ये पॉलिसी जो है रिवांडा की पॉलिसी उनके कंजर्वेटिव की फेवर में नहीं गई। एक दूसरा जो फलस्तीन की पॉलिसी थी वो भी उसके ज्यादा हक में नहीं गई। हक में गई नहीं गई ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि 35% वोट सिर्फ लिए हैं लेबर ने, जबकि उसने 63 निश्चितें ली हैं। उसका वोट बैंक बड़ा नहीं। जी तो जी, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हम्म, कि इनफैक्ट 2017 में या 2019 की बात कर लें, कॉर्बिन के पास 40% वोट थे। तो जहाँ पे हमारी एनालिसिस है कि लेबर जीता नहीं है, कंजर्वेटिव हारा है, इसलिए क्योंकि उनका वोट शेयर बड़ा नहीं है। तो ये जो इतने फैसेट्स आई हैं, इसमें आपने पता है यूक्रेन वॉर भी है, ठीक है। अब हम कोविड से निकल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी काफ़ी लो जा रही है, हमारी इतनी प्रोग्रेशन नहीं हुई। अब यहाँ पे हम वाहिद हैं, और हम पहले थे मुल्क जो जिसने यूक्रेन के साथ सपोर्ट किया। अब उनको हम एड दे रहे हैं। आपको पता है कि अगर रशिया यूक्रेन को ले लेता है, ही इज़ 1 स्टेप क्लोजर टू अस, क्योंकि ये सिर्फ हमारी वॉर नहीं है, ये पूरे यूरोप की वॉर है। तो इसलिए हमने स्टैंड किया है। जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं वहाँ पे मुश्किल डिसीजंस हमें लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और जो आपने इस टॉपिक लिया है जहाँ पे इसराइल हो गया या गाज़ा, जाहिर बात है हम इस चीज़ को जानते हैं और हम इस चीज़ को एहतराम दे रहे हैं कि हमें 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए। इसको हमने कभी बैक ऑफ नहीं किया, लेकिन हम वी हैव टू बी म्यूचुअल, ठीक है। हम एड भिजवा रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड में, कहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वी कैन नॉट साइड विद वन ओवर द अदर, वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। और जहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रॉम ह्यूमन राइट्स परस्पेक्टिव जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि ये गलत है, और हम उस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जी। जनाब भास्कर साहब, आप ओवरऑल इस वक्त जो इलेक्शन में इस वक्त कंजर्वेटिव बहुत लॉस हुआ उसका, आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इस इलेक्शन में जो एक सामने आया है? जी सैमसन भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
और आपको भी बहुत बहुत जो है मेरी तरफ से जो है गुड इवनिंग। और डॉक्टर नुशैबा को जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर नुशैबा ने जो एनालिसिस किया था उसके लास्ट में उन्होंने एक बात की थी, मैं चाहता हूं कि मैं उसको वहां से स्टार्ट करूं। आपको पता है कि हर जगह पे ये एक बड़ी जरूरी चीज है कि जब आप 12-13 साल जब हुकूमत करते हैं तो वहां पे लोग चाहते हैं चेंज। और ये जो चेंज जो है ये सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, हुकूमतों में नहीं, अगर आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहां पे भी वो चेंज चाहते हैं। तो समझ लें कि ये लोगों के अंदर एक जो तब्दीली की हवा थी, वो चाहते थे कि हम वो पांच, आपने वज़राए आजम का जिक्र किया कि पांच हुकूमतें बदली, तो पांच हुकूमतें जो थी 2010 से लेके और अब तक 2024 तक, तो हम वो देखते हैं कि सब की सब जो थी कंजर्वेटिव की थी। तो जिस तरह के डॉक्टर नुशैबा ने इसका जिक्र भी किया कि जो तब्दीली जो है बड़ी जरूरी है। मैं यहाँ पे सनसन भाई ये बात कहूंगा कि जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि तब्दीली के साथ साथ जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, जिसका जिक्र आपने, दो तीन चीजों का जिक्र आपने खुद भी किया, और जिस तरह के ब्रेग्जिट जो था वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर था। और हम देखते हैं कि 2015-16 से लेके उस वक्त से लेके ये एक जो थी ये कंजर्वेटिव के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो चैलेंज जो था वो यही था कि किस तरीके से इस सारी चीज की इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और फिर हमने देखा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो वक्त पे नहीं हो सकी, और वक्त पे ना होने की वजह से बहुत सारी जो चीजें थी इन्होंने लूज की। फिर उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं वो क्या हुई है, जो इनकी जो है शिकस्त की जो सबसे बड़ी वजह ये हुई है कि जो इनकी इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज थी, जिस चीज पे ये चाहते थे, अच्छा रवांडा रवांडा को तो आप एक साइड पे रख दें, लेकिन जो प्रोमिस किए गए थे कि अब जो है हमने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ जो है मुआहदा कर लिया है और कोई जो है गैर कानूनी तौर पे लोग जो है इस मुल्क में नहीं आ सकते। लेकिन लोगों ने ये देखा कि इस साल और पिछले साल एक मैस जो है वो माइग्रेशन हुई है, तो लोगों को कोई इस तरह की कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो कोविड जो था उसने इस हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंज किए। और फिर उसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट जो चीज थी, उस वक्त के जो वजीर आजम थे बोरिस जॉनसन, वो जो है टाइमली एक्शन नहीं ले सके। अगर आप देखेंगे कि जिस जिस जगह पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगानी थी, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो थी, लॉकडाउन, मेरा मतलब है कि वो लॉकडाउन जो था उन्होंने बहुत देर से लगाया। इतनी देर में हमने ये भी देखा कि बहुत सारी अमवात जो थी वो हो चुकी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप देखते हैं तो जो एनएचएस जो है उससे लोग इस टाइम बहुत ज्यादा नाराज हैं। उनके अंदर जो है एक मायूसी है। मायूसी इस तरह से है कि आपने अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको महीने नहीं बल्कि सालों लगते हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारे वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने क्या किया कि जाके दूसरे ममालिक में जो है वो इलाज भी करवाया। अच्छा, इसके बाद जो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़ के रख दिया है। आप ये देखें कि हम जानते हैं कि उसमें दो जो है वॉर जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें हम सबसे पहले तो जिसका जिक्र करेंगे कि रशिया की जो और यूक्रेन की जो वॉर है, इसकी वजह से महंगाई बहुत हुई। फिर उसके बाद हमने उनको बहुत सपोर्ट किया, हमारा जो है यहाँ पे दिफाई बजट जो है इतना बढ़ गया, फिर हम अपनी जो है आवाम है उसे वो रिलैक्सेशन नहीं दे सके जिसको वो डिजर्व करते थे। और महंगाई ने बड़ी कमर तोड़ी इस पूरे सारे सिनेरियो की। और फिर उसके बाद मैं नहीं समझता कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो फलस्तीन की और इजराइल की जंग थी उसमें हमने देखा कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए। 5-5 लाख, लाखों का मजमा जो था, आज से 2 महीने 3-4 महीने पहले यहाँ पे हर सैटरडे को संडे को यहाँ पे होता था। तो जिसकी वजह से लोगों का एतमाद गया। और फिर उसके बाद हमने देखा है कि जो मिनॉरिटीज का जो वोट जो था वो बहुत ज्यादा डिवाइड हुआ। तो ये वो सारी वजूहात थी। लेकिन मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूं कि आप जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि लेबर नहीं जीती बल्कि हम हारे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कि लेबर ने 412 सीट ली है और कंजर्वेटिव ने जो है 121। और इसका मतलब कि उन्होंने
251 जो है सीट्स को लूज किया है। लेकिन इसके साथ ही हम एक और चीज देखते हैं कि जो लिब डेमोक्रेट पार्टी है उसकी जो सीट्स है उन्होंने 72 सीट जो है वो ज्यादा की है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरी छोटी छोटी पार्टी थी उन्हें इस सारी चीज का जो है बहुत बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सैमसन भाई, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, लेबर जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने हुकूमत तो बना ली है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस चैलेंज होंगे है। आने वाले दिनों में, क्योंकि इस टाइम ये जो महंगाई जो है इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि कुछ हमारी पॉलिसीज कोई ऐसी रही हैं, जिस तरह कि हमने जिक्र किया ब्रेक्सिट की और फलस्तीन की और ये इसराइल की जंग और फिर यूक्रेन की जंग। फिर उसके बाद जो है आपको पता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे ऋषि सुनक, जो उनकी 16 साल हुकूमत रही थी, जब उन्होंने इकतदार लिया था तो लोग ये कहते थे कि उनका बैकग्राउंड, क्योंकि काफी रिच बैकग्राउंड से वो आए हैं, लोग कहते थे उन्हें आम आदमी की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में तो पता ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं। आपको पता है कि ये भी क्रिटिसाइज उन पे होता रहा है। लेकिन अब वी होप फॉर द बेस्ट, अब देखते हैं कि आगे क्या सारी चीजें होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कुछ 7-8 चीजें थी जिनकी वजह से जो था कंजर्वेटिव जो हारी और लेबर जो है वो जीती। लेकिन इनके लिए आने वाले दिनों में बेपनाह चैलेंजेस हैं। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं ये जी। चीज़ जो जो मिस्टर भास्कर ने कही है, मैं उस पर थोड़ा सा और लाइट देना चाहती हूँ कि इन्होंने पॉइंट्स बहुत सही किए हैं। आपको पता है कि जब भी कंजर्वेटिव हारती है या जब भी उनके कंजर्वेटिव के वोट शेयर कम होते हैं, लिबरल डेमोक्रेट्स के ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि नेसेसरली कि लिबरल डेमोक्रेट्स, उनको पता है कि वो कभी भी, इनफैक्ट अभी भी वो गवर्नमेंट में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे कहते हैं एक प्रोटेस्ट वोट भी होता है, ठीक है। और आपने बात की थी रिफॉर्म की। अब आप रिफॉर्म को देखें, नाइजल फराज एक्चुअली वो कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर था, ठीक है ना। और लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो पे हम कहते हैं कि बहुत फार राइट पॉलिसीज़ हैं, जिसमें माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो बैलेंस करती है। तो इस वक्त लोगों को, क्योंकि ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग की ये प्रॉब्लम है, इस वक्त जो है, जब से ब्रेक्सिट की हुई है उस वक्त से माइग्रेशन इतनी हाई हुई है कि कभी हाई हुई नहीं थी, ठीक है ना। जो हमारी डील्स हुई हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ, वो एक्चुअली पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जब लोग आते हैं फ्रांस से अक्सर आते हैं, वो यूके की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा बेनिफिट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। और रवांडा की पॉलिसी इसलिए कही गई थी ताकि हमें डिटेरेंट चाहिए था, जिसकी वजह से लोग यहाँ ना आए। क्योंकि एक्चुअली यूरोपियन ह्यूमन राइट्स में लिखा हुआ है कि जहाँ पे रेफ्यूजी आते हैं जिस सेफ कंट्री में, वो वहाँ पे उनको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर वो फ्रांस, जो खुद ही यूरोपियन यूनियन के में है और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और सेफ कंट्री है, वो अगर आगे भेज रहे हैं या वहाँ से आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो है कहीं पे पॉलिसीज लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आगे, जो जो मिस्टर भास्कर ने बताया कि आगे कॉस्ट ऑफ लिविंग की बातें हैं, आगे हम वॉर में हैं, हम कोविड से अभी रिकवर नहीं हुई, काफ़ी चीज़ें, हम एनएचएस आपको पता है कि उसका बर्डन कितना है। तो ये जिसे कहते हैं दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। और अभी भी इस वक्त इतनी चीज़ें हैं जो अभी सही नहीं हुई। आपने देखा होगा कि हम सबको अपनी मॉर्गेज रेट्स देख लें कितने बढ़ गए हैं, ठीक है। जो आम आदमी के लिए मॉर्गेज रखना बहुत मुश्किल है। और जो यंग लोग हैं, जो यंग हमारा फ्यूचर है, वो इतनी महंगाई में समझते हैं कि उनके पास शायद उनकी लाइफ टाइम में वो घर खरीद भी ना सके। इसलिए काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट हमें चाहिए कि हम अपने आप को सही करें, फिर हम आगे जो है पॉलिसीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त तबसरा ये भी किया जा रहा है कि दोनों लेबर और कंजर्वेटिव की पॉलिसियां कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, कोई ज्यादा इतना कोई फर्क नहीं है। एक आया था कि जैसे लिज ट्रेस बस। सिर्फ 50 डेज में के लिए ही वो हार मान गई। हालांकि उनकी लाइफ में है कि वो हार नहीं मानती, लेकिन वो जाना पड़ा। मैं थोड़ी सी वास्को साहब की आगे बढ़ाऊंगा बात को कि जिस तरह एनएचएस का वादा किया गया था ज्यादा हॉस्पिटल का, वहां भी वो नहीं हुए जो प्रोमिस थे। और सैलरी जो है नर्सिस और जो डॉक्टर्स है उसकी सैलरी उस तरह नहीं बढ़ी, टैक्स ज्यादा बढ़ गए। अब क्या आप समझते हैं कि ये सारे चैलेंजेस जो फेस किए कंजर्वेटिव पार्टी ने, क्या ये इतनी कुव्वत इसमें लेबर पार्टी में है कि वो उसको बेहतर कर सकेगी, वो चैलेंजेस को दूर कर सकेगी? तो क्या वो लेबर पार्टी लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगी?
अब ये तो टाइम विल टेल, लेकिन दे हैव इनहेरिटेड सम वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू रिजॉल्व, ये इसमें मैं यही कहूँगी। और बाकी ये रहा कि लेबर की पॉलिसीज़ और कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ में कोई इतनी डिफरेंस नहीं है, तो इस चीज़ में मैं कहूँगी कि मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ हमेशा ये रही हैं कि वो इज़ अ पार्टी ऑफ लो टैक्सेस, ठीक है। हिस्टोरिकली देख लें कि लेबर जब भी आता है तो लेबर जो है उसमें टैक्सेस बढ़ते हैं ना। आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली हमारे टैक्सेस इस वक्त बहुत हाई हैं, और वो वाकई हाई हैं, लेकिन ये है कि अगर आप कंपैरेटिवली देखें, जो हमने लोगों को हेल्प दी है, फर्लो स्कीम आप ले लें, जिसकी वजह से काफ़ी जॉब्स बची हैं, अब उनके लिए हमें टैक्स इंक्रीज करना पड़ा था। लेकिन हमारी जो जो आपको कहते हैं टैक्स फ्री अमाउंट है, कभी भी इतना हाई नहीं हुआ अंडर लेबर जितना अभी है। अभी मेरे ख्याल में आप 12,450 जो है वो आपका टैक्स फ्री होता है। लेबर के होते ये हाफ था, इससे भी बल्कि लो था। और कंजर्वेटिव्स के लिए इन शॉर्ट टाइम कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, बेशक ऋषि आए या लीज आई है, या इनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन एक चीज़ है कि जब बोरिस गया है उस वक्त हमारी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत हाई थी। अनफॉर्चुनेटली इन 2-2.5 सालों में हमारी पॉपुलैरिटी बहुत कम हुई है। तो बात ये बनती है कि अब हमें चाहिए लीडर, क्योंकि आपको पता है अभी ऋषि ने स्टेप डाउन कर दिया है, वो उस वक्त तक कैरी ऑन करेगा जब तक हमें हमारा लीडर नहीं मिलता। अब हमें चाहिए कि विद इन 121 हमारे फैक्शंस इतने क्रिएट हो चुके हैं कि हमें चाहिए कि अभी हमें यूनिटी लीडर चाहिए जो सब लोगों को यूनाइट कर सके, क्योंकि आई एम श्योर कि दिस इज़ कहते हैं ना कि टेम्प्रेरी ग्लिच है, और लोगों को वेरी सून दे रियलाइज कि जब लेबर गवर्नमेंट आई है, अभी तो उनको जैसे कहते हैं ना हनीमून पीरियड है, अभी उनको एक वीक भी नहीं हुआ कि वो पावर में आई हैं। द ओनली टाइम विल टेल। लेकिन ये है कि आई बिलीव एंड आई स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर हम पार्टीज को हम यूनाइट कर सके, वी विल बी विनिंग बैक आवर सीट्स वेरी वेरी सून। जी जनाब बास्को साहब, एक क्वेश्चन इसी तरह जेहन में आता है कि लेबर पार्टी की ज्यादातर जो एशियन फेवर्स में ज्यादा पॉलिसी हैं, क्योंकि एक दफा मुझे याद है कि एक एडवोकेट लेबर पार्टी की थी, ब्रिटिश थी वो, तो उनके साथ मेरी काफी बहस भी हुई कि उनकी जो पॉलिसीज हैं या उनसे ज्यादा एशियन जो हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। वाकई क्या वजह है, क्यों ऐसा है? आपको लगता है कोई ऐसी बात? सब उसकी वजह ये कि आप देखेंगे कि जो माइग्रेशन जो हुई है ना, हमारी जो मैंने भी बात की और डॉक्टर साहब ने भी बात की, हमने बात की कि जो लोग गैर कानूनी तौर पे आते हैं, आपको पता है कि जितनी ज्यादा माइग्रेशन जो हुई थी, जो लीगल भी कह लें या इनलीगल भी कह लें, उस टाइम पे जो माइग्रेशन हुई है, जो लोग इमिग्रेंट्स आए हैं वो उनके टाइम पे आए हैं। और आपको एक और भी मैं बात बताऊं कि आपने देखा कि जो प्रोफेशनल्स के लिए उन्होंने जो रास्ते खोले थे, आप देखें कि जो नर्सेस जो आई हैं यहाँ पे इस मुल्क में आई हैं, जितनी लेबर के दौर में आई हैं उतनी वो किसी जगह से भी नहीं आई। आप उसकी एक एनालिसिस कर ले तो आपको पाकिस्तान से जो पैरामेडिकल जो स्टाफ आपको नजर आएगा या इंडिया से, तो आप देखेंगे कि वो सब का सब जो है उसी वक्त आए। इसी वजह से लोग उनकी पॉलिसीज को बड़ा बड़ा अच्छा समझते थे। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने लेजिस्लेशन की थी कि आपके अगर कोई घर वाले हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आपने उनके लिए आप अगर एक बरसरे रोजगार है और आप उनका कोई वीजा अप्लाई करते हैं कि आपकी मदर आ सके, आपके फादर आ सके, आपके सिबलिंग आ सके, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी लेजिस्लेशन के जरिए से कि आप उसको अपील का हक भी नहीं देते। तो आपको पता है कि यहां पे जितने लोग थे जो कि एशियन बैकग्राउंड से थे, खासतौर पे पाकिस्तानी, वो इस सारी चीज से बहुत नाराज थे। और आपको पता है कि पाकिस्तानियों की यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद है। अगर आप देखें कि बर्मिंघम में देखें, बेडफोर्ड में देखें, लूटन में देखें और बहुत सारे जो सराउंडिंग्स है वहां पे इनकी तादाद है। शमशा साहब, मैं एक चीज का जिक्र यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जो क्वेश्चन आपने डॉक्टर साहब से किया था, मैं उसमें थोड़ी सी ऐड ये भी करूंगा कि इस टाइम तो ये किसी पोजीशन में नहीं है कि ये किसी बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि जो कंजर्वेटिव ने अपनी पॉलिसीज रखी थी, खास तौर पे कि प्रोफेशनल के लिए जो उन्होंने वीजा के में कहा था कि जी उनकी सैलरीज इतनी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर लेबर
उसमें कुछ रिलैक्सेशन देती है और इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स खास तौर पे पाकिस्तान से लेती है और कुछ और ममालिक से लेती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका कम से कम ये जो बर्डन है इनका इकोनॉमी का, आपको पता है कि इस टाइम एनएचएस में, डॉक्टर साहब आप मुझसे बेहतर जानती है कि कितनी पैरामेडिकल की और मेडिकल स्टाफ की इतनी जरूरत है। और वो सारी की सारी अब जो हमारी ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम जो है यूरोप से लेते हैं या कुछ इंडिया से, श्रीलंका से, फिलीपीन से। लेकिन अगर हम दूसरे ममालिक के लिए खोल दें तो हमारी यहाँ की जो इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सकेगी। तो इन 2-3 चीजों पे इन्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और मुझे यकीन है कि ये लोग करेंगे। और आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में 5-6 महीने आपको ये चीजें बेहतर होती हुई नजर आएगी। और लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वॉर ऑन टेरर पे मैं नहीं समझता कि इनका स्टांस जो है वो कंजर्वेटिव से चेंज होगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये सब जितने भी ब्रिटिश है वो इस सारी चीज को ओन करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसे नर्सिस को बुलाया गया, कुछ कंपनीज को दिए गए, उसमें 5 लाख की तादाद थी और 7 लाख यहाँ नर्सिस आ गई जो केयरिंग के लिए या इस हिसाब से मंगवाए, जिनमें से 1 लाख को कतन जॉब नहीं मिली, बल्कि 2 लाख ही चले जाएं, वो 7 लाख आ गई थी। और कोशिश तो की काउंसिल के हाथ पर कुछ को अकोमोडेट करने का, स्कॉटलैंड की तरफ ऐसे किया। तो क्या ये इतनी बड़ी पकड़ नहीं होती जो जिनको लाइसेंस दिया होता है मंगवाने का, वर्क परमिट में बुलाया जाता है और बड़ा एक्सपेंसिव, जो तकरीबन 80 लाख पाकिस्तानी जो है उनसे लिए गए थे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? फिर आगे हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। जी। देखें, जब जब वर्क परमिट जो होता है वो अक्सर होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो वो अप्लाई करते हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे हॉस्पिटल्स ने किए हैं, और बल्कि पाकिस्तान, फिलीपींस और काफ़ी ऐसी कंट्रीज से हमने नर्सेज हम लेते हैं। वो वर्क परमिट होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। उसके बाद होता है कि वो जो हॉस्पिटल्स होते हैं या जो जो केयर एजेंसीज होती हैं उनको रिन्यू करना पड़ता है। बात ये होती है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं वो रहना चाहते हैं मेन बिग सिटीज़ में। हमें ज़रूरत है स्पेशली रूरल एरियाज, छोटे विलेजेस में, वहाँ पे भी ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट होता है स्पेशली जो फॉरेनर्स के लिए होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, इसलिए वो रहना चाहते हैं बड़ी सिटीज़ में, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी प्रॉब्लम उसी उधर की उधर ही रह जाती है, क्योंकि अनलेस के मूवमेंट हो और अनलेस जैसे कहते हैं बेटर इंटीग्रेशन हो, कि जो जब ये लोग आते हैं वो रूरल जगह में भी जाएं। और ना सिर्फ ये, जो छोटी कंपनीज होती हैं जिस तरह केयर होम्स हैं, केयर होम्स आपको पता है काफ़ी जगह है, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो ईजिली जो है वो अप्लाई कर सके, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत रेड टेप होती है, इतनी ईजिली अप्लाई नहीं की जा सकती। और बाकी ये होता है कि जब वो एक दफ़ा आ जाते हैं, नर्सेज वगैरह आ जाती हैं, उनको भी शो करना पड़ता है यहाँ की तरफ से कि यहाँ पे वो वाकई काम कर सकती हैं कि नहीं। क्योंकि बाज़ ऐसे होते हैं कि वो अपना एग्ज़ाम पास करके यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेट होने के लिए एनएचएस में, क्योंकि पाकिस्तानी, जिस तरह मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर सिस्टम है या किसी और कंट्री में, वो एनएचएस से बहुत मुश्किल है, तो उनको भी अडेप्ट करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो लास्ट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब लोग यहाँ पे फुली इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो देखते हैं कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है। आपने देखा कि काफ़ी हम लोगों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को काफ़ी ट्रेन करते हैं, लेकिन जब वो ट्रेन हो जाते हैं, उनके पास जैसे कहते हैं एनएमसी हो जाती है, जो नर्सिंग मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो जाती है, या जीएमसी की, जनरल मेडिकल काउंसिल की, उनके लिए एक टिकट होती है कि वो अमेरिका जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। तो हम ऐसे भी काफ़ी लोगों को हम लूज़ करते हैं। तो ये जो है, ये अब इसको हमने देखना है कि हम अपनी वर्क फोर्स को कैसे रिटेन कर सकते हैं। और ये जैसे कहते हैं बहुत लॉन्ग डिस्कशंस हैं, और होप कि जो भी हो इस चीज़ को आगे बेहतर कर सके, क्योंकि हम इतना एक मेडिकल स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए हम, आपको पता है कि तकरीबन 1.5 to 2 मिलियन पाउंड लगता है पर ट्रेनी। अगर वो दो साल के बाद बाहर निकल जाते हैं तो हमारे लिए कितना लॉस है, ठीक है ना। हमें उनको भी चाहिए कि हमें कम से कम उतनी देर तक, बेशक 3 साल हो, 5 साल हो, हमें वो उतनी वो खिदमत दें, एनएचएस को दें जिन्होंने इनको ट्रेन किया है। इसलिए बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसको हमें रिवाइज करना पड़ रहा है। जी, मैं जाते एक बात पूछना चाहूंगा आपसे ही, डॉक्टर साहब, ये जो हमारे
मतलब कंजर्वेटिव के मायूस जो वोटर्स गए हैं जो दूसरी पार्टी में, उन्होंने नहीं दिया, कई वो घर में ही रहे हैं, उन्होंने वोट दिया नहीं, इसीलिए टेन्योर जो था वो 60% रहा है ओवरऑल। तो आप उसको उनको क्या कहना चाहेंगे जो मायूस है आपके वोटर्स हैं? देखिए, इस वक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि जी हमारी पार्टी को जो है हमें जिसे कहते हैं हमें एनालाइज करना पड़ना। अभी तो रिसेंटली 2 दिन पहले ही जो है शैडो गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि कौन शैडो सेक्रेटरीट हैं। आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें इस वक्त हैं जो हमें एज अ पार्टी हमें इकट्ठे होके रिजॉल्व करनी है। जब तक हम अपने आप को रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे हम किसी को होप नहीं दे सकेंगे। अभी इस वक्त जिसे कहते हैं इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन इतना मुझे पता है कि जैसे पहले हुआ है और आगे भी होगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा लोगों को वो रियलाइज़ करेंगे कि कंजर्वेटिव्स में और दूसरी पार्टीज़ में क्या फ़र्क है, और आई एम श्योर कि विद इन टाइम वो लोग वापस फिर आएंगे ड्रोन्स में। जी, थैंक यू वेरी मच। जॉन साहब, आप कैसे वाइंड अप करते हैं, फिर हम अपने नाजरीन से इजाजत लें? जी मैं तो देखिए मैंने डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की क्योंकि जी जाहिर सी बात है मैं भी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ डेफिनेटली कंजर्वेटिव को क्योंकि मेरे लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज तक ऑक्सफोर्ड और रॉयस्लिप की जो सीट जो थी आज तक कभी कंजर्वेटिव से नहीं थी गई इतने सालों में। लेकिन इस दफा पहली दफा हुआ है कि लेबर ने ये सीट विन की है और मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बारे में कि ये जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स जो है ये इट्स लाइक अ टीथिंग प्रॉब्लम है हमारे लिए। और मैं समझता हूं कि आने वाले चंद सालों में कंजर्वेटिव जो है वो दोबारा से अपनी जो खोई हुई उसकी जो पोजीशन है वो उसे वापस लेगी। और ओवरऑल मैं लोगों के बारे में बताऊं कि हमारे लिए इस टाइम बड़े चैलेंजेस है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है सैमसन भाई आप भी यहाँ पे इंग्लैंड में हैं मैं भी हूँ डॉक्टर शाबा भी है, एक आम आदमी के लिए अपनी लाइफ को गुजारना बड़ा मुश्किल है। हमें इस टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमने इन्फ्लेशन पे काबू किस तरह पाना है, एक आम आदमी ने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। एंड दैट इज द मेन चैलेंज फॉर ऑल द पार्टीज, नॉट फॉर वन पर्सन, फॉर एवरीबडी, फॉर एवरीबडी। मुझे अपने घर से लेके हर चीज को देखो तो आपको अंदाजा होता है कि कितना मुश्किल हालात है। तो दोस्तों, मैं ये एक्चुअली सॉरी, मैं आपको इसलिए मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। इन्फ्लेशन हमारी काबू आ चुकी है। आपको पता है कि ऋषि ने जब की थी उस वक्त 2% थी इन्फ्लेशन के अलावा। लेकिन जो हमारी मेन चीज़ है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की इंटरेस्ट रेट्स हैं, क्योंकि आपको पता है मॉर्गेजेस रेट्स जो हैं वो पास ऑन नहीं कर रहे। 7 महीने से वो उनको स्टैंड स्टिल कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का वो नहीं है, उसके उनके हाथ में नहीं है। अब ये बैंक ऑफ इंग्लैंड को इस गवर्नमेंट को पुश करना है, क्योंकि वो जो हम इन्फ्लेशन हम कहाँ पे 11% से ऊपर थी, अब ऋषि ने 18 महीने में उसको 2% पे ले आया है, ठीक है ना। लेकिन सब उसका वो बात तो हमें ठीक है फायदा आपकी। नहीं मिल रहा। हाँ वो बात तो आपकी ठीक है लेकिन जिस तरह कि आपने खुद ही कहा कि मॉर्गेज बढ़ गई, हाउस रेंट बढ़ गए, लोगों की उतनी पहुंच नहीं है जितनी जो है उनसे वो अच्छा एक जो आम आदमी होता है ना उसको इस इन्फ्लेशन से। अब मैं जाता हूँ अगर मैं सेंसबरी खरीदने जाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि 2 पैनी को चीज कम हुई है। मेरे लिए अगर कोई चीज 2 पाउंड से अगर वो 5 पाउंड की हुई है तो वो अगर वो 4.5 पाउंड की हुई है तो वो मेरे लिए वही 5 पाउंड है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो 11 से 2% आई लेकिन आम आदमी पे उसका फर्क नहीं हुआ। अमीर जो है यहाँ पे भी अमीर से अमीर तर हो गया है और गरीब जो है गरीब से गरीब तर हो गया है। तो दिस इज द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशाबा खिलजी साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और इसी तरह जॉन बॉस्को साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा खूबसूरत एनालिसिस सामने आया। लेकिन मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक खूबसूरती या यहाँ की खूबसूरती ये है कि लोग जमहूरियत के साथ जवाब देते हैं। कोई हंगामा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई एक दो वाकयात हुआ था कि कुछ लेडीज को सामना करना पड़ा ड्यूरिंग कैंपेन, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं आया। जैसे ही हार जीत का आया, ऋषि ने बड़े कबूल किया, बड़े अच्छे अंदाज से, और थैंक यू किया नए आने वाले वजीर आजम ने, और ये बड़ा खूबसूरत है। और अब जैसे जाएगा, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि 19-20 का फर्क होता है यहाँ पे, तो इस तरह हमारे यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान की भी पाकिस्तानी नस्लात की बड़ी तादाद है, तो पाकिस्तान को ये जरूर लेना चाहिए कि वहां पे वो मुल्क का खराब होता है,
असरअंदाज होता है, उसके कान में बड़ा कुछ होता है जब एहतजाज और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। ये बड़ी खूबसूरती है यहाँ जमहूरियत, और तमाम कोई नस्ली या कोई इम्तियाज नहीं, बहुत सारे मज़ाहिब का ये मरकज़ है। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी और सबका। और जिस तरह एक होप आई है कि जल्द ये मामलात जो भी हैं सारे इसके बारे में सोचते हैं कि मुल्क को क्या बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और ज़रूर जल्द बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। टेक शमसद केयर। भाई, थैंक यू डॉक्टर थैंक यू, साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.